अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मदीहा। पेडागोजी के वो वाले एमसीक्यूज जो तकरीबन हर दफ़ा एफपीएससी एग्जाम्स के अंदर पूछता है। और यू नो वेरी वेल कि पेडागोजी एक टॉपिक का नाम नहीं है, बल्कि पेडागोजी एक पूरे का पूरा सब्जेक्ट है और उसके अंदर डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं। और आज हमारा पहला टॉपिक है एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो कि पेडागोजी का पहला और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे जो कि हर दफ़ा एफपीएससी एग्जाम के अंदर ज़रूर पूछता है। तो बगैर टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। पहले वाला एमसीक्यूज है हमारे पास, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज प्राइमरली कंसर्न विद द स्टडी ऑफ, यानी कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है इसका बेसिक मकसद क्या है, हम इसको पढ़ते क्यों हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है बी वाला ऑप्शन, लर्निंग, डेवलपमेंट, मोटिवेशन एंड बिहेवियर इन एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट। यानी एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर लर्निंग क्या है, डेवलपमेंट क्या होती है, मोटिवेशन क्या होती है और बिहेवियर क्या होता है। जो लर्नर्स होते हैं, जो सीखने वाले होते हैं, तो उसको हम एजुकेशनल साइकोलॉजी बोलते हैं। और एजुकेशनल साइकोलॉजी हर एक एमसीक्यूज के नीचे इस तरह की एक्सप्लेनेशन लिखी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको एक दफ़ा पढ़ लेंगे तो एक्सप्लेनेशन पढ़ने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि आपको एमसीक्यूज वो कभी भूलेगा। सो इसलिए कोशिश करिएगा कि जितने एमसीक्यूज आप पढ़ें वो अच्छे तरीके से पढ़ें ताकि वो आपको बाद में भूले ना। तो इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि एजुकेशनल साइकोलॉजीज जो है वो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल के ऊपर मबनी होती है। यानी कि जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स होते हैं लर्निंग के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर, मोटिवेशन के अंदर, असेसमेंट के अंदर, टीचिंग और बिहेवियर के अंदर, उसको वो अप्लाई करती है। यानी कि इन तमाम रूल्स को साइकोलॉजी के ऊपर अप्लाई जो किया जाता है तो उसको हम एजुकेशनल साइकोलॉजी बोलते हैं। यानी ये जो साइकी की सारी चीज़ें हैं एजुकेशन की कैटेगरी में, अगर हम इसको अप्लाई करेंगे एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में तो वो एजुकेशनल साइकोलॉजी होगी। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 2 है, लर्निंग इज बेस्ट डिफाइंड एज, एंड यू नो वेरी वेल के जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है इसका सब टॉपिक है लर्निंग। और हमने देखना है कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो लर्निंग एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज है बिहेवियर के अंदर या फिर नॉलेज के अंदर रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। लर्निंग बेसिकली चीज़ों को सीखना होता है। तो जब का आप कोई चीज़ सीख जाते हैं तो आपके बिहेवियर में चेंजिंग आती है। मैं ये नहीं कह रही कि नेगेटिव चेंजिंग है, पॉजिटिव चेंजिंग भी आती है लर्निंग के ज़रिए, या फिर आपके नॉलेज के अंदर इन्हेंसमेंट होती है। जब आपका नॉलेज बढ़ता है, जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली आपकी लर्निंग होती है। तो ये लर्निंग की बेस्ट डेफिनेशन है। एक्सप्लेनेशन ये है कि लर्निंग रिजल्ट्स मेनली फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड इज रिलेटिवली लास्टिंग। यानी कि आप लर्निंग करते हैं एक्सपीरियंस के जरिए और वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, यानी हमेशा रहने वाली होती है। और इसके अंदर जो रिफ्लेक्सिव और इंटिक्स होते हैं ये इनेट हैं, और वाइल फटीग में काज ओनली ए टेम्परेरी चेंज। इसका मतलब ये है कि जो रिफ्लेक्सिस होते हैं और इंटिक्स होते हैं ये इनेट हैं, यानी कि ये कुदरती बिहेवियर हैं। चीज़ों को सीखना और सीख के उनका एक्सपीरियंस करके उनको समझना, ये हर एक इंसान के अंदर कुदरती तौर पे पाया जाता है। और उसके नतीजे में जो आपको फटीग होती है, जो थकावट होती है, वो एक टेम्परेरी चेंज होता है। जो असल चेंज है वो आपके बिहेवियर के अंदर होता है और आपके नॉलेज के अंदर होता है। सो लर्निंग की ये वाले बी वाला ऑप्शन इसका ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। इसके बाद थर्ड वाला एमसीक्यूज है हमारे पास, पावलोव इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद। अब पावलोव है क्या, ये बेसिकली आपके पास एक साइकोलॉजिस्ट है और इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट दिया था। अब इसके कॉन्सेप्ट अगर आप सिर्फ ये वाला याद करेंगे ना कि पावलोव है क्या, ये क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में है, तो आपको पता ही नहीं है क्लासिकल कंडीशनिंग है क्या, पावलोव किसी चीज़ का नाम है, इंसान का नाम है, ये क्या है, तो फिर आपके लिए इसको याद रखना मुश्किल होगा। और उसका सल्यूशन ये है एक्सप्लेनेशन। पावलोव्स वर्क, यानी ये एक साइकोलॉजिस्ट है और इसका जो काम है वो क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर है, जिसके अंदर क्या होता है जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो चीज़ों को एसोसिएट करते हैं, उनको जांचते हैं और उनको रिलेशन में लेके आते हैं, उनको कंपैरिजन करके समझते हैं स्टिमुलाई के साथ। यानी कि जो चीज़ उनके सीखने का सोर्स होती है, जो चीज़ वजह बनती है उनके सीखने की कोई ना कोई चीज़, तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने स्टिमुलाई के साथ एसोसिएशन यानी कि उसके साथ ताल्लुक़ बनाते हैं और उसके नतीजे में जो क्लासिकल कंडीशनिंग होती है उससे वो चीज़ों को समझते हैं। तो ये पावलोव का वर्क था और ये जो उसका वर्क था ये इस चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करता है यानी कि एक्सप्लेन करता है।
इसके बाद MCQs नंबर 4 है, ए टीचर गिव्स प्रेज आफ्टर ए स्टूडेंट कंप्लीट्स होमवर्क एंड होमवर्क कंप्लीशन इंक्रीजेस। यानी कि एक स्टूडेंट ने होमवर्क कंप्लीट किया, जो टीचर हैं उसने उसकी तारीफ की, तो उसके नतीजे में क्या करते हैं, स्टूडेंट मजीद अपना होमवर्क यानी बाकायदगी से कंप्लीट करना स्टार्ट कर देता है, आइंदा भी वो इसी तरह का बिहेवियर रखता है। तो ये क्या है, ये है आपके पास पॉजिटिव री-इन्फोर्समेंट। ये दो टर्म्स आई होप सो कि आपके लिए नहीं होंगी, तो उसके लिए आपने ये पढ़ना है। प्रेज इज एडिड एंड द टारगेट बिहेवियर इंक्रीज, सो द प्रोसेस इज पॉजिटिव री-इन्फोर्समेंट। ये जो वर्ड री-इन्फोर्समेंट है, इसका मतलब है किसी भी बिहेवियर को बढ़ाना। पॉजिटिव री-इन्फोर्समेंट का मतलब है अच्छे बिहेवियर को बढ़ाना। जब आप किसी की तारीफ करते हैं तो उसके अंदर पॉजिटिव री-इन्फोर्समेंट होती है, और जब आप किसी को किसी चीज़ से टोकते हैं ताकि वो चीज़ वो करना कम कर दे तो वो नेगेटिव री-इन्फोर्समेंट होती है। यानी कि जब आपने किसी को बुरे बिहेवियर की तरफ धकेला तो वो नेगेटिव इन्फोर्समेंट है, और अगर आपने किसी का बिहेवियर अच्छा करने के लिए उसको प्रेज किया या उसको पनिशमेंट दी तो वो पॉजिटिव री-इन्फोर्समेंट होगा। साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये अच्छे से पहले ही पता होगा। इसके बाद MCQs नंबर 5 है, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब नेगेटिव री-इन्फोर्समेंट। ऊपर मैंने आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट बता दिया है। तो ये है आपके पास नेगेटिव री-इन्फोर्समेंट की बेसिक डेफिनेशन। इट रिमूव्स एन अनप्लीजेंट स्टिमुलस टू इंक्रीज बिहेवियर। अब हमें ये एक्सप्लेनेशन पढ़नी होगी इसको अच्छे से समझने के लिए कि नेगेटिव मीन्स रिमूवल एंड री-इन्फोर्समेंट मीन्स इंक्रीजिंग। ऊपर मैंने आपको बताया था जो नेगेटिव का मतलब है, नेगेटिव री-इन्फोर्स का मतलब है आपने बुरे बिहेवियर को, यानी कि जो अच्छा नहीं लगता उस बिहेवियर को आपने रिमूव करना है, और री-इन्फोर्समेंट का मतलब होता है बिहेवियर को बढ़ाना। नेगेटिव का मतलब रिमूव करना। जब आपने किसी के नेगेटिव बिहेवियर को रिमूव कर दिया तो इट्स मीन आपने उसकी नेगेटिव री-इन्फोर्समेंट की है ताकि उसका अच्छा बिहेवियर बढ़ सके। तो जो उसके पास अनप्लीजेंट कंडीशन होती है, यानी कि जो बुरा बिहेवियर होता है उसको कम करना और उसके अच्छे बिहेवियर को बढ़ाने के लिए, तो ये है आपके पास नेगेटिव री-इन्फोर्समेंट। आई होप सो कि ये थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद MCQs नंबर 6 है, द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट वाज प्रपोज्ड बाय। अब इसको प्रपोज करने वाले जो शख्स हैं उनका नाम ये है, लीव विगोट्स्की। अब ये जो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है ये है क्या, इसको जब आप समझ लेंगे तो आपके लिए MCQs को याद करना आसान होगा। बेसिकली जो विगोट्स्की है उन्होंने जो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है उसको इस तरीके से डिफाइन किया था कि ये एक रेंज है बिटवीन व्हाट ए लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट द लर्नर कैन डू विद गाइडेंस। यानी कि जो चीज़ें हम खुद कर सकते हैं और जो चीज़ों को करने के लिए हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो उसके दरमियान जो रेंज है उसको हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जो चीज़ें खुद की जा सकती हैं और जिन चीज़ों के करने के लिए हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है, इस चीज़ को जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, और इसको प्रपोज करने वाले शख्स का नाम है लीव विगोट्स्की। इसके बाद MCQs नंबर 7 है, ए चाइल्ड चेंजेस एन एग्जिस्टिंग मेंटल स्केमा टू अंडरस्टैंड न्यू इन्फॉर्मेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। तो इसको बोलते हैं अकोमोडेशन। यानी कि जब आप किसी नई चीज़ को सीखते हैं और उसको अपने दिमाग में लाकर फिट करते हैं, जबकि आपके दिमाग के अंदर यानी कि मेंटल स्केमा के अंदर पहले से चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन आपने नई इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड किया और अपने बिहेवियर के अंदर चेंजिंग लेके आए, तो उसको अकोमोडेशन बोलते हैं। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है थोड़ी सी। अकोमोडेशन इन्वॉल्व मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग स्केमा और क्रिएटिंग ए न्यू वन। असिमिलेशन यूजेस एन एग्जिस्टिंग स्केमा टू इंटरप्रेट न्यू इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अच्छे तरीके से कोई छोटी सी एग्जाम्पल दे के बता देती हूँ। आप FPSC के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने मैप को पढ़ा होगा। मैप, आप वर्ल्ड मैप पढ़ते हैं, पाकिस्तान का मैप भी पढ़ते हैं, तो पहले आपने क्या किया कि पाकिस्तान की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं आपने उनके नाम याद किए। आपको सिर्फ इतना पता है कि ये मैप होता है, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान के बॉर्डर इसके साथ मिलते हैं। लेकिन जब आपने थोड़ा सा और डीप स्टडी करना स्टार्ट किया, पाकिस्तान की स्ट्रेटजी को पढ़ना स्टार्ट किया,
कि पाकिस्तान किस मुल्क के साथ किस तरह के रिलेशंस रखता है, वो सारा पढ़ना स्टार्ट कर दिया, आपने जियोग्राफी को समझना स्टार्ट कर दिया, तो आप सिर्फ इन बॉर्डर्स से निकल के बाहर जितनी भी चीज़ें हैं उनको भी आप समझेंगे। तो ये चीज़ आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेशन है। तो इस तरीके से जब आप एक एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एक न्यू इन्फॉर्मेशन भी ऐड अपने दिमाग के अंदर करते हैं और उसको फिट करते हैं तो वो अकोमोडेशन होता है। इसके बाद आई होप सो कि ये थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ होगा। आगे MCQs नंबर 8 है, स्टूडेंट स्टडीज बिकॉज द सब्जेक्ट इज इंटरेस्टिंग एंड सेटिस्फाइंग, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये सिंपल सा इसका मतलब है कि ये है इंक्रीजिंग मोटिवेशन। आपको कोई चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है, आप पढ़ने से सेटिस्फाई होते हैं, तो वो इंक्रीजिंग मोटिवेशन है। अब इंक्रीजिंग मोटिवेशन है क्या? ये बेसिकली आपका इंटरनल इंटरेस्ट है, सेटिस्फिकेशन है, पर्सनल मीनिंग है। यानी इसका आप कहते हैं कि ये फ़लाँ मेरी हॉबी है, बुक रीडिंग मेरी हॉबी है, लेकिन बुक्स कितनी होती हैं? आपको नॉवेल्स पढ़ना पसंद है, आपको इस्लामिक बुक्स पसंद हैं, या फिर आपको कोई और तरह की बुक्स पसंद हैं। तो आपको जिस तरह की बुक्स पढ़ना पसंद है उसके अंदर आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा और वो आपकी इंटरनल चीज़ है। तो इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि जो आपके अंदर से आती है। इसके बाद MCQs नंबर 9 है, विच गोल इज़ मोस्ट स्पेसिफिक एंड एजुकेशनली यूजफुल। तो इसका करेक्ट आंसर, पहले आपने ये सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं और इनके अंदर से सी वाला ऑप्शन ठीक है हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी के हवाले से। आपको पता है कि हमारे टॉपिक का नाम है एजुकेशनल साइकोलॉजी और उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट 20 प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड रिव्यू एरर बाय 7 PM। यानी आपको साइकोलॉजी पढ़ने के बाद ना थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि शाम के वक्त आपको रिवीजन करनी चाहिए और जो आपने नई चीज़ें पढ़नी है वो आपको मॉर्निंग में पढ़नी चाहिए। ये इंसान की साइकोलॉजी पे डिपेंड, ये इंसान की साइकोलॉजी है कि इस तरीके से ज़्यादातर लोगों को चीज़ें रिवाइज करने में और याद करने में आसानी रहती है। मॉर्निंग में उनको जो नई इंफॉर्मेशन है उसको याद कर लेना और जब शाम का वक्त हो तो उस टाइम पे आपने उसको रिवाइज करना है। तो ये गोल होता है स्पेसिफिक और एजुकेशन, ये यानी कि इम्पोर्टेंट चीज़ है एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर। तो अगर किसी को फिर भी समझ ना आए तो वो ये एक्सप्लेनेशन पढ़ सकता है। इसके बाद आज वाला लास्ट MCQs नंबर 10, विच असेसमेंट इज कंडक्टेड ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन टू इम्प्रूव ऑन गोइंग लर्निंग। लेट अस सपोज आपको कोई टीचर लेक्चर दे रहा है या फिर मैं आपको अभी समझा रही हूँ, तो ये हमारी ऑन गोइंग लर्निंग है। इसके अंदर कौन सी असेसमेंट ऐसी है जो कि चीज़ों को इम्प्रूव कर सकती है? तो वो है हमारे पास फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट ये बेसिकली जिस तरीके से फिजिकल क्लासेस के अंदर टीचर आपको लेक्चर प्रोवाइड करते हैं, ये उसकी बात हो रही है। फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर क्या होता है कि टीचर आपको एविडेंस देते हैं, आपको वो चीज़ें दिखाते हैं और इस तरह दिखाने के साथ वो जो ऑनगोइंग लर्निंग होती है वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर फॉर्मेटिव असेसमेंट है। ये जो मैंने आपको अभी 10 MCQs बताए हैं ये है एजुकेशनल साइकोलॉजी और ये पैडागोजी का हमारे पास पहले वाला टॉपिक है, यानी कि एक बेसिक टॉपिक है। अब इसके सिर्फ 10 MCQs नहीं है, और भी MCQs हैं मेरे पास। तो मैंने आपको सिर्फ 10 बताएं ताकि लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो और आप बोर ना फील करें। अब ये आप PDF दे सकते हैं, इसके अंदर टोटल 39 पेजेस हैं। अब ये 39 पेजेस के अंदर सिर्फ MCQs नहीं है, ऊपर ये जो लेक्चर है इसके अंदर ये एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है उसकी पूरी की पूरी थ्योरी लिखी हुई है कि ये होती क्या है और इसके अंदर आपने किस तरीके से काम करना होता है, कौन कौन सी चीज़ें आपने याद करनी है, प्रैक्टिकल क्लासरूम का वर्क क्या है, यानी किस तरीके से ये जो पूरे का पूरा टॉपिक है ये कवर होता है। टोटल 39 पेजेस के ऊपर ये 39 पेजेस के ऊपर इसकी सारी थ्योरी लिखी हुई है और सारे MCQs लिखे हैं। बहरहाल आपको मैंने MCQs बता दिए हैं। आगे वाले लेक्चर के अंदर, आगे वाली वीडियो के अंदर हम मज़ीद इसके MCQs देखेंगे। आई होप सो कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो रही होगी। कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।